दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं 4 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न आज के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी कौन कौन सी किताबें लॉन्च की हैं। दोस्तों उन किताबों के बारे में बताना चाहूंगा। तो अभी लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये किताबें आपके बीच में आ चुकी हैं। दोस्तों 3 किताबें अब तक जारी हो चुकी हैं जिसमें आपका क्या है, ग्रामीण विकास है, हिंदी है और सामान्य ज्ञान की किताबें हैं। ठीक है, ये किताबें स्टडी 90 की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसमें अभी तो लेखपाल परीक्षा के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके ठीक बाद दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, तो वो किताबें भी आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे करके सभी परीक्षाओं को टारगेट करके यहां पर कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, वो जल्दी से आपके बीच में आ जाएंगे। तो आपके नियर बाई जो बुक इंस्टॉल है वहां जाकर आप पता कर सकते हैं। नहीं है किताबें तो आप उनसे कहिए कि भाई आप स्टडी 91 या नितिन सर की किताब मंगा दीजिए, तो वहां मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं, ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों करंट अफेयर के सिलसिला को। और जो पहला सवाल है वो है कि हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी, जी हां दोस्तों, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। किसके रूप में दोस्तों? रक्षा खुफिया एजेंसी। अगर मैं यहां यश सोमनाथन की बात करूं तो आपको याद होगा दोस्तों कि लास्ट टाइम इनको क्या बनाया गया था, इसरो का अध्यक्ष चुना गया। जी हां दोस्तों, इसरो का अध्यक्ष चुना गया, याद रखेगा। ठीक है, इसरो का अध्यक्ष इनको बनाया गया। मनोज पांडे जी की बात करूंगे दोस्तों तो मनोज पांडे को करें सेना में उप प्रमुख चुना गया। क्या चुना गया? सेना में उप प्रमुख चुना गया, थल सेना में, याद रखेगा। और थल सेना प्रमुख दोस्तों कौन है? थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद है कि नहीं थल सेना प्रमुख का नाम? जी हाँ, याद होगा आपको, एम नरवाणे नाम है, एम नरवाणे। ठीक है, याद रखेगा, मनोज मुकुंद नरवाणे नाम है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपको वायुसेना प्रमुख कौन है पता है क्या? वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, विवेक राम चौधरी जी हैं। क्या नाम है इनका? विवेक राम चौधरी इनका नाम है। इनका नाम भी याद रखिएगा। और लगे हाथ हम लोग नौसेना भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो कौन बने? पहले तो करमबीर सिंह जी थे, अब ये हट गए करमबीर सिंह जी, और इनका स्थान ग्रहण कर लिया है आर हरि ने। किसने? आर हरि ने। तो इसको भी आप याद करिएगा। यहां पर दोस्तों GAV रेड्डी जो है दोस्तों, ये इन्हीं की बात कर रहा है, इनको रक्षा खुफिया एजेंसी का क्या बनाया गया दोस्तों? नया प्रमुख चुना गया। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो इन्होंने स्थान ग्रहण किया KJS ढिल्लों का। किसका स्थान ग्रहण किया? KJS ढिल्लों का। इतने नाम दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, एक एक नाम आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए बात अपॉइंटमेंट की आई गई दोस्तों। अच्छा, यहां इनके बारे में बताया गया है, GAV रेड्डी जी के बारे में बताया गया है कि कैसे कहां काम करते थे, वो सारी चीजें दी गई हैं। आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों नियुक्तियों से संबंधित कुछ अच्छे सवालों को। ठीक है, हाल फिलहाल में किस व्यक्ति को किस पद पर बिठाया गया, अगर ये आप लोग करंट अफेयर में पढ़ लीजिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए नियुक्ति से संबंधित 10 सवाल हम लोग देखते हैं। पहला याद रखेगा, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख दोस्तों किसे चुना गया? तो जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं GAV रेड्डी। क्या नाम है दोस्तों? GAV रेड्डी नाम है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, GAV कैसे याद रखेंगे? GAV से याद रखेगा गांव, गांव, GAV गांव। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखें, गांव रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़िए, वैसे ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, GAV रेड्डी बोलिएगा। लिख रहा भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अभी अपॉइंट किया है। दोस्तों अगर मैं IMF की बात करूं, IMF में भी भारतीय मूल की थी दोस्तों गीता गोपीनाथ जी, उनका स्थान ग्रहण किसने किया? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस ने। ठीक है, तो वो तो दोस्तों IMF में मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। और यहां दोस्तों भारत सरकार में किसे मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया? तो याद रखेगा, इनका नाम है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। ठीक है, डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन इनका नाम है, तो ये भी आप याद रखेगा। हाल ही में भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रजाक्ता कोली। क्या नाम है? प्रजाक्ता कोली नाम है। ठीक है, हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी तक तो दोस्तों बलविंदर सिंह नकई थे, लेकिन अचानक से इनका देहांत हो गया बलविंदर सिंह नकई जी का, और उनका स्थान ग्रहण कर लिया दिलीप संघानी जी ने। क्या नाम है? दिलीप संघानी।
आगे देखिए, हाल ही में थल सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे दोस्तों? तो यहां मनोज पांडे जी को चुना गया, उप प्रमुख चुना गया। ठीक है, मेन कौन है दोस्तों? प्रमुख कौन है? प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने जी। ठीक है, करा हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? हरियाणा राज्य में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इनका नाम है रेणु भाटिया, ये भी याद रखेगा। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहां पर अध्यक्ष चुना गया रघुवेंद्र तंवर जी को। ठीक है, रघुवेंद्र तंवर नाम है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की अभी जो पंजाब यात्रा थी उसमें जो चूक हुआ तो एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाया है। उस कमेटी की अध्यक्षता किसे सौंपा है? इंदु मल्होत्रा जी को सौंपा है। एक दोस्तों गृह मंत्रालय से कमेटी बनी थी 3 लोगों की, उसमें सुधीर कुमार सक्सेना जी को दोस्तों अपॉइंट किया गया था एज अ जो है क्या प्रेसिडेंट, वो भी याद रखेगा। कह रहा ओपेक ने किससे अपना नया महासचिव चुना है? ओपेक दोस्तों ये जितना भी तेल उत्पादन करने वाली कंट्री हैं ये उनका समूह है। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और इसके महासचिव चुने गए हैं, इनका नाम है हैथम अल घिस। क्या नाम है? हैथम अल घिस नाम है। ठीक है, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहां बनाया गया हमारे पूर्व गवर्नर RBI के रहे जिनका नाम है उर्जित पटेल। तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों अपॉइंटमेंट से जुड़े कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको आप याद रखिए। परीक्षा में देखिए यही कहीं से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर मसालेदार बातें हो जाए। भाई मसालेदार बातें हम करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, सुबह सुबह का समय है और मसालेदार बातें करेंगे। आपको चाहिए अच्छी स्टडी कैसे मिले, क्वालिटी वाला एजुकेशन कैसे मिले, और 10 ही सवाल है यार, इधर उधर की बात करेंगे ना तो अनायास का जो 30-40 मिनट की क्लास है, 40-45 मिनट की जो क्लास हो, अनायास की 1.5 घंटे की क्लास होगी और मिलना जाना कुछ नहीं। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ना एक एक मिनट का हिसाब रखा करो, अपने एक एक सेकंड का हिसाब रखा करो। ठीक है, यूट्यूब फ्री है इसका मतलब नहीं कि आप दिन भर यूट्यूब पे चक्कर काटे पड़े हैं और मिलना कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखते हैं। सही सुमेलित करना दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और आपको बताना है कि कहां के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया। एंटोनियो कोस्टा की बात करें दोस्तों, तभी हाल ही में एंटोनियो कोस्टा को कहां का प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों? पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया। इसके पहले दोस्तों मिया मोटली का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। बारबडोसा जो देश था दोस्तों जिसने अपने आप को लोकतंत्र घोषित किया। ठीक है, एक जमाने में दोस्तों इंग्लैंड का, अभी जल्दी इंग्लैंड का दोस्तों उपनिवेश हुआ करता था, तो मिया मोटली को दोस्तों यहां का प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, इसके अलावा अली खान इस्माइलरोव की बात करें दोस्तों तो इस्माइलरोव ये कजाकिस्तान के पीएम हैं। जोनास गहर स्टोर दोस्तों ये आपके कहां हो जाएंगे? ये आपके लेबनान के पीएम, सॉरी नॉर्वे के पीएम हो जाएंगे। और नजीब मिकाती कहां के हो जाएंगे? ये आपके लेबनान के हो जाएंगे। तो मैच कराइए क्या होगा? पहला बनेगा सी, फिर बनेगा डी, फिर बनेगा ई, सी डी ई, फिर बनेगा बी और तब बनेगा ए। ठीक है, सी डी ई बी ए, सी डी ई बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल में देखिए ऐसे सवालों में जानबूझ के कोड बनाता हूं। क्यों? एकदम नया सवाल तो यह है कि एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया, ये एकदम नया सवाल है। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, हाल फिलहाल में किसको प्रधानमंत्री चुना गया, अगर एक बार आप ये भी पढ़ लेंगे तो यार रिवीजन हो जाएगा ना, और रिवीजन आपका होगा तो तैयारी भी तो आपकी होगी। यही रीजन है कि दुनिया 4 का कूट पढ़ती है और मैं आपको 5-5 का कूट पढ़ाता हूं। भाई किसी तरह ज्यादा से ज्यादा बातें आपको पता चले, ज्यादा तैयारी आपकी हो, यही मेरा फोकस रहता है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? एंटोनियो कोस्टा चुने गए। ठीक है, और दोस्तों इसके पहले भी यही थे और अभी भी यही हैं, याद रखेगा। पुर्तगाल की राजधानी कहां दोस्तों? अच्छा, भारत आने वाला जो वास्को डिगामा था 1498 में, याद रखेगा कालीकट के तट पर आया था दोस्तों, याद रखेगा, जिसका जमोरिन ने स्वागत किया था, वही वास्को डिगामा की बात करूं, पुर्तगाल देश से आया था। पुर्तगाल देश की राजधानी क्या है? तो याद रखेगा लिस्बन। क्या राजधानी दोस्तों? लिस्बन राजधानी है, क्योंकि यूरोप का देश है दोस्तों, इसलिए यूरो वहां की मुद्रा है। ठीक है, इसको याद रखेगा। आइए अब अपॉइंटमेंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये मुख्य पदों से संबंधित अपॉइंटमेंट है। वो जनरल अपॉइंटमेंट था, ये मुख्य पदों का अपॉइंटमेंट है। मतलब बहुत कोई स्पेशल कोई कुछ बन गया दोस्तों, ये उनका अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अलग से इतना कैटेगराइज करके दोस्तों करंट अफेयर आपको दिया गया है। मैं तो कहता हूं आइए आप स्टडी 91 ऐप पे आइए,
और कमाल देखिए, वाकई आपको एकदम बेहतरीन, अगर आप यूनिक मैटर चाहते हैं ना और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ आइए। दिन भर क्लास नहीं देते हम लोग, ठीक है, एकदम अच्छे से सिस्टम से, और जितना हो सकता है बस उतना ही देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटोनियो कोस्टा, याद रखेगा, पुर्तगाल का पीएम इन्हें चुना गया है। सियोमारा कास्त्रो, अभी कल ही दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, इनको पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नाम क्या दोस्तों, याद रखेगा, ये सियोमारा कास्त्रो। इनको कहां का चुना गया दोस्तों, तो इनको महिला राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों। यह देश है होंडुरास। कौन सा देश है, होंडुरास देश है, ठीक है। हाल ही में मिया मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया, बारबडोसा का चुना गया। हाल ही में जोस डेनियल ओर्टेगा को सावेंद्रा दोस्तों हैं, ये 5वें कार्यकाल के लिए किस देश में राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों शपथ इन्होंने लिया है, तो उस देश का नाम है निकारागुआ। क्या नाम है, निकारागुआ, ठीक है। इसरो के नए चीफ कौन बने हैं, एस सोमनाथन जी बने हैं। अली खान इस्माइलरोव कहां के बने हैं पीएम, ये कजाकिस्तान के पीएम बने हैं। चीन में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया है, इनका नाम है प्रदीप रावत, ठीक है, प्रदीप रावत जी को। हाल ही में चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो गैब्रियल नाम है दोस्तों, गैब्रियल बोरिक नाम है, ठीक है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल किया, शौकत मिर्जियोयेव। क्या नाम है, शौकत मिर्जियोयेव नाम है, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हमें कैसे याद हुआ, हमें ऐसे याद हुआ कि बार बार मैं आपको पढ़ाता हूं और ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं, इसलिए याद हो गया, ठीक है। हाल ही में किस देश को ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके दोस्तों अपने देश को लोकतंत्र घोषित कर लिया दोस्तों, वह देश था बारबडोसा। यह वही देश है जहां मिया मोटली को प्रधानमंत्री चुना गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। करा हाल ही में जोनास घर स्टोर, अभी आज ही पढ़े दोस्तों, ये कहां के बने हैं, जोनास घर स्टोर, ये नॉर्वे देश के आपके प्रधानमंत्री हैं। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो याद रखेगा रामधाने, ठीक है, नजला बोर्डेन रामधाने, यह ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों, याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया, जी हां दोस्तों, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल थोड़ा सा लीक से हट करके है। अगर मैं हाल फिलहाल में सिक्किम की बात करूं दोस्तों, तो अभी जल्दी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया, लोसांग उत्सव मनाया गया। उसी तरह लद्दाख में हम लोगों ने पढ़ा था कि लद्दाख में लोसार उत्सव मनाया गया। बाकी मणिपुर में भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, किसी बच्चों को याद है मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, सोच समझ के बताइए दोस्तों। मणिपुर में, ठीक है, लेमन फेस्टिवल दोस्तों यहां पे चला था अभी हाल ही में, लेमन फेस्टिवल याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका मणिपुर में चला था। उड़ीसा में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था राजा परबा त्योहार के बारे में, राजा परबा त्योहार के बारे में, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा था। यहां दोस्तों जिस स्पितुक गस्टर फेस्टिवल की बात कर रहा है, जिस त्योहार की बात कर रहा है, यह त्योहार मनाया जाता है दोस्तों लद्दाख में। कहां मनाया जाता है, लद्दाख देश में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी लद्दाख की महिलाओं ने दोस्तों एक गेम हुआ था, 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं का हुआ था। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था दोस्तों। और इसको जीता किसने है, इसको जीता है लद्दाख ने। इसको किसने जीता है, लद्दाख ने दोस्तों विन किया है। और यह गेम हुआ कहां था, तो इसका आयोजन दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में काजा गांव में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन विजेता कौन है, तो लद्दाख है, ठीक है। यहां भी आपका लद्दाख हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा। अच्छा दोस्तों, एक मठ है, याद रखेगा, ये जो स्पितुक आप पढ़ रहे हैं ना, ये स्पितुक मठ है दोस्तों, और उसी मठ में यह त्योहार लगता है। जनवरी के आखिरी महीने में दोस्तों त्योहार लगता है। यह मठ आपके लद्दाख में, ले आपने नाम सुना होगा, वहां पड़ता है। अच्छा, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, तो लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्णा माथुर, याद रखेगा दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहीं पर चलता दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। हाँ, यह माना जाता है कि इस त्योहार के बाद अब जो मौसम होगा वो ठंडी का समाप्त होकर के धीरे धीरे गर्म मौसम आएगा, या आप कह सकते हैं सुहावना मौसम आएगा। क्यों, क्योंकि बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए ऐसा माना जाता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ सवालों पर। क्यों आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उत्सव, महोत्सव, त्योहार, ये सब क्या है, ये कल्चर की बातें दोस्तों। तो कल्चर के सवाल भी पढ़ लिया जाए कि भाई पिछले कुछ दिनों में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करंट अफेयर में क्या क्या
कल्चर से संबंधित क्या कोई काम हुआ है क्या, तो वो कलेक्शन आपको यहां मिल रहा है। तो पहला तो आप ये याद रखेगा कि किस राज्य में स्पुतनिक ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो लद्दाख मनाया जा रहा है। अगला दिख रहा है 73वें गणतंत्र दिवस के परेड में दोस्तों जो झांकी निकली थी उसमें पाल और दादवाव गांव में हुए नरसंहारों की झांकी निकली थी। मैंने आपको बताया था कि 1200 से अधिक निहत्थे लोगों को अंग्रेजों ने गोली मार दिया था। लोग जैसा जलियांवाला बाग कांड हुआ था पंजाब राज्य में अमृतसर में, उसी प्रकार यह कांड आपके गुजरात में हुआ था। और यह नरसंहार इस बार झांकी के माध्यम से दोस्तों प्रस्तुत किया गया 73वें परेड पर। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित जसराज जी जो थे ये किस घराने से संबंधित है। वैसे इनका देहांत सन 2020 में ही हो चुका था, ध्यान दीजिएगा। इनके पुत्रों के द्वारा एक कल्चरल फाउंडेशन स्टार्ट किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये मेवाती घराने से हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों एक नृत्यांगन थे, नाम था बिरजू महाराज, कथक कलाकार थे आपके बनारस घराने के, उनका भी देहांत हो गया, उसे भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। कचाई लेमन फेस्टिवल वही बताया पीछे आपको, लेमन फेस्टिवल मणिपुर का त्योहार है दोस्तों, याद रखेगा कचाई लेमन फेस्टिवल। हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसने जीता, तो यह केरल ने जीता है। केरल का जो क्राफ्ट है उसने जीता है, याद रखेगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू जो गेम होता है दोस्तों उसके आयोजन को मंजूरी दे दिया है, बट कुछ लिमिटेड कंडीशन के साथ दोस्तों यह जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में और वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया गया, तो पहले बता दिया लोसांग उत्सव सिक्किम में और लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, दोनों आप याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया। वैसे रथ यात्रा का नाम सुनकर के ज्यादातर बच्चों के दिमाग में उड़ीसा आता है, बट इसका उत्तर उड़ीसा नहीं दोस्तों, इसका उत्तर है पंजाब। जी हां दोस्तों, पंजाब। पंजाब के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। इस बार चुनाव होना है, देखते हैं आगे क्या जाएगा। हाँ, एक काम और याद रखें दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने यहां सेरा को अपना शुभंकर चुना है पंजाब में, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, सेरा को क्या चुना दोस्तों, शुभंकर चुना गया है, तो इसको भी याद रखेगा। कुछ सवाल ऐसे रहते दोस्तों जो करंट अफेयर में मैं शामिल नहीं करता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात रहती तो शामिल करता हूं। क्यों, अरे देश विदेश में घटनाएं तो बहुत घट रही, फिर आपको कितना पढ़ाया जाए ये भी तो फिल्टर वाला मामला है। तो आपको तो स्मार्ट स्टडी करना है ना, ऐसा नहीं मैं ढेर सारा कूड़ा कचरा लाके आपके दिमाग में डाल दूं। ठीक है, जो परीक्षा के लिए जरूरी है स्टडी 91 सिर्फ उतना ही काम करता, उससे ज्यादा कोई काम नहीं, उससे ज्यादा कोई काम नहीं, इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वंदे भारत का ग्रैंड फिनाले का आयोजन कहां पे किया गया, तो ये ग्रैंड फिनाले का आयोजन दिल्ली में किया गया, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म, जी हां दोस्तों, ऑपरेशन खत्म ये किसके द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली में ऑपरेशन खत्म है क्या, पहले ये तो जाना जाए। बड़ा एंटीक सा नाम है यार किताब का, ऑपरेशन खत्म। ऐसी किताबें भी होती क्या, होती हैं। ठीक है, देखिए इस किताब में दोस्तों बताया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कैसे आतंकवादियों से लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है, आतंकवादियों से लड़ाइयां लड़ी हैं, उन गतिविधियों के बारे में, उन ऑपरेशंस के बारे में दोस्तों यहां बताया गया। और आपने देखा कि इस बार जो वीरता पुरस्कार का पदक था वो सबसे ज्यादा दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुलिस को मिला है। ठीक है, बाकी जगह तो दोस्तों बहुत कम मिले, बीएसएफ के जवानों को केवल 30 बने और यहां 100 से ज्यादा पदक बांटा गया। ठीक है, तो याद रखेगा यहां दोस्तों प्लान के हिसाब से दोस्तों कुल 22 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन से बिलोंग करते थे, उनको मार गिराया गया। और ये किताब उसी के बारे में बताती दोस्तों। इसी तरह बीच में हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, वो किताबें दोस्तों बीएसएफ के बारे में बताती हैं। ठीक है, बीएसएफ के ऑपरेशंस के बारे में बताती हैं। ठीक है, फिलहाल इस किताब को लिखा है दोस्तों आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने, याद रखेगा यहां ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा सही उत्तर। अंकिता वर्मा मत करेगा दोस्तों, अंकिता वर्मा अगर आप ले ही रहे हैं तो इनके साथ आप लीजिएगा तुहिन सिन्हा का नाम। किसका नाम लीजिएगा, तुहिन सिन्हा का नाम लीजिएगा। और तब मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किताब लिखा था बिरसा मुंडा के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर दोस्तों, इनकी किताब आई है बिरसा मुंडा के ऊपर, जिसको अंकिता वर्मा और तुहिन सिन्हा ने मिलकर लिखा है, वो ध्यान दीजिएगा। आज वाली जो किताब है ये ऑपरेशन खत्म, इसको लिखा आरसी गंजू ने, बाल गंजा हो गया खत्म। ठीक है, तो गंजू और गंजू भटनागर ने लिखा दोस्तों इस किताब को, याद रखेगा। ठीक है, और बाकी बताई दिया मैंने आपको कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में बताया गया कैसे आतंकवादियों को
मार गिराया गया, वो सारी कहानियां यहां बयां की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बुक से संबंधित कुछ अच्छे अगर सवाल हैं, क्योंकि बुक तो हमेशा लॉन्च होती रहती हैं, तो क्यों ना पढ़ा जाए दोस्तों कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी किताबें लॉन्च की गई। अगर वो पढ़ाई किया जाए तो मजा आ जाएगा भाई। तो ऑपरेशन खत्म याद रखेगा दोस्तों, यहां दो नाम, एक तो गंजू का नाम, एक भटनागर का नाम, अश्वनी भटनागर। ठीक है, दोनों लोग का नाम याद रखेगा, आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। ठीक है, दो लोगों ने लिखा है। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, कल ही दोस्तों हम लोगों ने इस किताब के बारे में पढ़ा था, जिसको लिखा था किरण बेदी ने, और किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, यह भी याद रखेगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम, दोस्तों ये किसने लिखा है? ये लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड की किताब है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज, ये किताब दोस्तों जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, उस मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं, नाम क्या दोस्तों बताइए? राज्य मंत्री का नाम क्या है? सोच समझ के बताइए। राज्य मंत्री का नाम है मीनाक्षी लेखी, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इस किताब का इनॉग्रेशन किया गया, विमोचन किया गया। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, नाम तो बताया, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने भाई इसको लिखा है। ठीक है, चर्चित पुस्तक है दोस्तों बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने। गांधी के हत्यारे जो किताब है दोस्तों, इसको लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। और हाल ही में चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021, इसको लिखा है जयंत घोषाल ने। आप पढ़ सकते हैं, नाम दिया गया आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों हाल फिलहाल में इतनी किताबें थी जो हम लोग करंट अफेयर में पढ़ रहे थे, एक बार फिर से आपने पढ़ा, आपका रिवीजन हो गया। देखिए जब मैं इस पेज पे आया करूं ना, तो आप भी मेरे साथ रिवाइज क्या करें, मेरे साथ बोला करिए, बोला करिए, जैसे जैसे मैं बोलता हूं ऐसे ऐसे बोलने का प्रयास करिए। ठीक है, तो बोलते बोलते भी चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, जी हां दोस्तों, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 वाला दोस्तों किसने जीता है? लिख रहा है रानी रामपाल ने जीता है, पीआर श्रीजेश ने जीता है, सविता पुनिया ने जीता है, मनप्रीत सिंह ने जीता। मैं नाम लेना चाहूंगा दोस्तों मनप्रीत सिंह का, और इनके साथ दोस्तों चलिए मनप्रीत सिंह का ले लेते हैं, प्लस ये दोस्तों हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी जो आपका पुरुष टीम है दोस्तों। ठीक है, हॉकी पुरुष टीम के क्या है दोस्तों? ये कप्तान है। ठीक है, हॉकी पुरुष टीम के ये कप्तान है दोस्तों, ये और आपकी मैरी कॉम। ठीक है, एमसी मैरी कॉम जो थी दोस्तों, मैरी कॉम याद रखेगा, मैरी कॉम। ये दो लोग दोस्तों इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसमें इन लोगों को ध्वजवाहक चुना गया था। क्या चुना गया था? इनको ध्वजवाहक चुना गया था। तो जरा इनका नाम भी याद रखेगा। हालांकि इस सवाल का सही उत्तर ये नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। सविता पुनिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सविता पुनिया याद रखेगा, वर्तमान में इनको महिला हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है। क्या चुना गया है? महिला हॉकी टीम का दोस्तों कप्तान बनाया गया है, कुछ समय के लिए कप्तान बनाया गया। क्यों? क्योंकि अभी तक महिला हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल। कौन थी दोस्तों? अभी तक महिला हॉकी टीम में कप्तान थी रानी रामपाल, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा घायल चल रही है, पैर में इनके चोट लगा हुआ, जिसके वजह से कुछ समय के लिए कप्तानी सविता पुनिया को दे दिया गया, लेकिन यह भी आपका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, अब बात आता है पीआर श्रीजेश के बारे में। पीआर श्रीजेश के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हाल ही में इनको केरल एडवेंचर टूरिज्म का एडवेंचर टूरिज्म का दोस्तों क्या बनाया गया था? इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, यह भी याद रखेगा। और रानी रामपाल तो महिला हॉकी टीम की कप्तान नहीं है, याद रखेगा। ये जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया दोस्तों, वो चुना गया दोस्तों पीआर श्रीजेश को। इसके पहले दोस्तों रानी रामपाल को भी चुना जा चुका था, लेकिन पहले इस बार की बात कर रहा है, साल 2021 की बात कर रहा है। क्या लिखा है? पढ़िए यहां पे, साल 2021 है ना, क्या लिखा है? 2021 है ना, तो 2021 वाला जो दिया गया है वो दिया गया पीआर श्रीजेश को। इसलिए आपका सही जवाब 1 नंबर न होकर के 2 नंबर हो जाएगा। अगर भारत में पहली बार किसी पुरुष की बात की जाए तो याद रखेगा पीआर श्रीजेश को दिया गया, महिला में रानी रामपाल को दिया गया। टोटल देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है भाई, क्योंकि इनके पहले तो रानी रामपाल को मिल ही चुका है। ठीक है, ये वर्ल्ड ऑफ द ईयर का खिताब। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा, और वही सारी बातें यहां पर दी गई हैं। आप इत्मीनान से पढ़ा करिए, सीट को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप ऐप खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, तो वहां भी ये डिटेल आपको मिल जाएगा। मैं ना
मैं आपके काम की डिटेल दोस्तों यहां पे देता हूं, यहां पे, ठीक है, काम की डिटेल कैसा। 2021 में किसने जीता, तो याद रखेगा पीआर श्रीजेश ने जीता। और 2019 में किसने जीता था, 2 साल पहले, वो वाला रानी रामपाल ने जीता था। तो इस तरह से आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए यहां पढ़ लेते हैं दोस्तों खेल से संबंधित अच्छे अच्छे सवाल। क्या क्या हम लोगों ने भाई खेल में पढ़ा करंट अफेयर में, कल क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन तो करते हैं ना हम लोग। चलो आगे देखते हैं। तो कह रहा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो पीआर श्रीजेश को चुना गया वर्ष 2021 के लिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिलाओं में एस्ले बार्टी ने जीता था। और पुरुषों में दोस्तों किसने जीता है बताइए, पुरुषों में राफेल नडाल ने जीता। किसने, राफेल नडाल ने जीता, ठीक है। आगे देखिए करा हाल ही में हुए एशिया कप में, हॉकी का एशिया कप हुआ, तो दोस्तों खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा वो खिताब जापान ने जीता है। किसने, जापान ने जीता। किसे हराया जापान ने, दक्षिण कोरिया को जापान ने हराया और भारत आया तीसरे नंबर में। और याद रखेगा आपकी रानी रामपाल तो घायल चल रही हैं, तो इस वाले में कप्तानी किसकी चल रही थी, सविता पुनिया की कप्तानी चल रही थी, ठीक है, वो भी आप याद रखेगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ उसमें महिला सिंगल का खिताब किसने जीता, एस्ले बार्टी ने जीता, वो ध्यान रखिएगा। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 दोस्तों किसने जीता है, देखिए वो हिमाचल प्रदेश ने जीता दोस्तों, याद रखें हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये जीता किसने दोस्तों, अगर ये पूछे तो बताइएगा ये लद्दाख ने जीता है। किसने जीता है, लद्दाख ने जीता है, तो ये भी याद रखिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में इस बार नई टीम जा रही है, दो, एक लखनऊ की टीम जा रही है, एक अहमदाबाद की टीम जा रही है। लखनऊ वाली टीम का नाम क्या है दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्या नाम है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स नाम है, संजीव गोयनका की टीम है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता है, वैसे भी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। हाल ही में किस कप्तान को आईसीसी मेंस T20I का जो है टीम ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों, यह चुना गया पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, उनका चुनाव हुआ। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, ये रॉबर्ट लेवानडोव्स्की को दिया गया, याद रखिएगा। कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करने वाला 2022 में, तो यह मेजबानी भारत करने चल रहा है, इसको भी लगे हाथ आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, याद रखेगा स्टडी 91 पर जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चला, सबसे बेहतरीन जो कोर्स चला दोस्तों, वो चल रहा है हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स। जी हां दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, किसी भी स्टेट में आप एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर विषय हिंदी है तो पूरा नंबर दिलाने का काम यहां स्टडी 91 का है, टेंशन मत लीजिए। आइए हिंदी इंडिविजुअल की बैच ज्वाइन करिए, बहुत ही धमाकेदार बैच चल रही है, मजेदार बैच चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते तो बेशक आइए, आपका स्वागत है, मजा भी खूब आएगा। वीडियो परीक्षा हो गया, यूपी पुलिस परीक्षा हो गया, और इसके अलावा टीचिंग एग्जाम का तो कोई तोड़ ही नहीं है दोस्तों। अगर आप स्टडी 91 के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितनी गजब की क्लास चलती है, मुझे बताने सिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे अब स्टडी 91 दोस्तों अच्छी अच्छी किताबों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये किताबें बहुत ही जबरदस्त एकदम, मतलब आप एक बार पढ़िए तो सही, लेकर देखिए, दुकान पे जाइए, एक बार देखिए ऐसे पलट के, 2 4 10 लाइन पढ़िए, आपका दिल करता तो लीजिए, नहीं दिल करता तो छोड़िए यार, ठीक है। अरे हम भी डंके की चोट पे कहते हैं, क्यों, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं रात दिन, विश्वास करिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको कह रहे हैं कि आइए आप पढ़िए, आपको देखिए, अब देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई कितनी क्वालिटी है। दुकान पे खड़ा होकर देखिए ना पलट के, दिल कहे तो लीजिए, नहीं दिल करे तो छोड़िए ना यार, दूसरी किताब परचेज कीजिए, क्या दिक्कत है। मैं तो देखिए डंके की चोट पे कहता हूं, बच्चे हैं ना आप, आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, आपको अच्छा मैटर चाहिए, मैं कहता हूं इससे भी अच्छी किताब लोग लिखे ना, क्या दिक्कत है। मैं तो कंपटीशन करने के लिए तैयार हूं, खुला चैलेंज दे रहा हूं, क्या हो भाई मुझे कंपटीशन करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो ना, अच्छा आप अपने दिमाग से लिखो, मैं अपने दिमाग से लिखता हूं, मजा तो आएगा ना, ठीक है, मजा आएगा, कंपटीशन में ही मजा है, कंपटीशन में ही मजा है। मैं कभी मोनोपोली नहीं चाहता, मैं चाहता बहुत सारे लोगों की किताबें आए, बहुत सारे कोचिंग खुल जाए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो, तब तो कंपटीशन होता है और अच्छा लगता है। अकेले जंगल में शेर बनने का क्या फायदा यार, ठीक है, जब तक लड़ाई ना हो, जब तक कंपटीशन ना हो, फ्री में सब कुछ मिल जाए, क्या मतलब, क्या जिंदगी है, कुछ मतलब नहीं, नहीं चाहिए फ्री में, मेहनत का चाहिए भाई, है कि नहीं। कोई आपको फ्री में डीएम कलेक्टर बना दे, हाँ बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर फ्री में नौकरी मिल जाए, क्या बात, नहीं यार फ्री का नहीं खाना चाहिए, क्या यार कैसी बातें करते हैं, हम इंसान है, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हम जो चाहेंगे कर लेंगे, क्या दिक्कत है बताइए। पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, ठीक है।
कोई हम भेड़ बकरी थोड़े या पशु थोड़े कि जो है कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, कोई आए खाना चला दे, कोई आए कुछ कर दे, नहीं यार, हम कर लेंगे अपने से, ठीक है, इतना है, जज्बा होना चाहिए इतना, ठीक है। और आप लोग पता नहीं कैसे हैं, युवा हैं, कहते हैं सर मोटिवेशन चाहिए हमें, आप मोटिवेट करिए। अरे मोटिवेशन चाहिए, आपके तो खून में मोटिवेशन होना चाहिए। कैसे आप लोग शांत बैठे हैं? मैं तो पूरा दिन काम करते करते तब तक काम करता हूं जब तक गिर नहीं जाता बेड पे, तब तक काम करते रहता हूं। कैसे आप, क्या मोटिवेशन चाहिए बताइए? अरे अपने आप को देख के मोटिवेट होइए, मुझे देख के मत मोटिवेट होइए। किसी को देख के मोटिवेट होना क्या यार, कैसे युवा हो कि आपका खून नहीं खोलता, कि आपके माँ बाप घर पर अपनी सुख की रोटियां नहीं तोड़ पा रहे हैं, आपको मेहनत से कमा के देना, और आप कह रहे हैं सर हमें मोटिवेशन चाहिए, हमारा खून नहीं खोल रहा है, क्या करें? पंपिंग लगा दें, क्या करें बताइए? पेसमेकर लगा दें आपके हार्ट में? हाँ, है कैसी बातें करते भाई, ठीक है। ये मोटिवेशन और कुछ होता नहीं, इसीलिए मैं कभी इस तरह की देखिए यूट्यूब पे आकर इस तरह की लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, ठीक है। काम है अपना पढ़ाई करना, ध्यान से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया कंटेंट पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती यार ये सब कामों से, मैं और चीज क्या करूंगा बताओ, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। सही जोड़े का दोस्तों मिलान करना, दिवस दिवस से खूब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ दिवस हैं, क्योंकि अब जनवरी समाप्त हुआ, फरवरी शुरू हुआ, तो देखो एक लिखा है विश्व कुष्ठ दिवस, ठीक है। कुष्ठ रोग दिवस नाम सुना ही होगा आपने दोस्तों। यह फिलहाल तो मनाया जाता है जनवरी के आखिरी दिन, मतलब जनवरी महीना का जो भी लास्ट संडे होता है, ये हर बार उसी दिन मनाया जाता है। अब क्या होता है, कभी संडे 29 को आ गया, कभी 30 को आ गया, कभी 31 को आ गया, कभी 28 को चला गया, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा इस बार जो संडे था दोस्तों, ये 30 जनवरी को था, तो इसी दिन मना लिया गया। अगर 31 को पड़ा होता संडे तो उस दिन मना लिया जाता। रटिएगा मत, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं 30 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस, 30 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस। अरे 30 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस थोड़े होता है, क्या होता है? ये जनवरी का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन होता है, ठीक है। आगे लिखा है भारतीय तटरक्षक बल दिवस। दोस्तों ये मनाया जाता है एकदम जब फरवरी शुरू होती है पहले ही, भारतीय तटरक्षक बल दिवस। आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व कैंसर दिवस ये 4 तारीख को मनाया जाता है। अगर मैं आर्द्र भूमियों की बात करूं तो भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है, याद रखेगा 47 हो गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी हो गई है, तो याद रखेगा 9 हो गई है। आखिरी बार दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था आर्द्र भूमि के लिए? हमने पढ़ा था हैदरपुर वेटलैंड के बारे में, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड के बारे में जो पड़ता है दोस्तों बिजनौर में। कहां पड़ता है? बिजनौर। और बिजनौर कहां होता है दोस्तों? ये आपकी यूपी में है, इसको भी याद रखेगा, आखिरी टाइम यही पढ़ा था। एक बार मैच करा लीजिए, क्या बनेगा? पहले का बी आएगा, दूसरे का सी आएगा, तीसरे का डी आएगा, चौथे का ए आ जाएगा, ठीक है। तो BCDA यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। चलिए मैं आपको दोस्तों यहां थीम बता देता हूं, कुछ अच्छी अच्छी थीम है। जैसे दोस्तों आपका ये जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस था दोस्तों, याद रखेगा इसके लिए थीम रखा गया यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी थीम रखा गया। उसी तरह से जो भारतीय तटरक्षक बल था दोस्तों, इसका थीम क्या रखा गया है? तो याद रखें दोस्तों, इसका थीम तो यहां पे नहीं दिया हुआ है, खाली मनाया गया। थीम दोस्तों यहां विश्व आर्द्र भूमि का दिया हुआ है। क्या दिया? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। कार्यवाही करिएगा, कार्रवाई ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है कार्यवाही, ठीक है। कार्यवाही ऐसे होगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। और जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 तारीख को, इसका है दोस्तों क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ये दोस्तों अलग अलग थीम है। कभी कभी परीक्षा में थीम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? क्या लिखा दोस्तों? भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में। जी हां दोस्तों, हर 2 साल पे दोस्तों एक रिपोर्ट आता है, जिसको जो है वन क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट होता है। इसके पहले 2019 में आया था और अब 2021 में आ गया दोस्तों। और इसी के तहत दोस्तों यह रिपोर्ट मिला है कि दुनिया का कौन से नंबर पे आ गया दोस्तों? तो भारत आ गया दोस्तों तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया है, जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं, ठीक है, कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, तो पहले नंबर पे दोस्तों मध्य प्रदेश पड़ता है। सबसे ज्यादा वन के मामले में मध्य प्रदेश है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन बनता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ परसेंटेज वाइज देख लूँ, क्योंकि प्रतिशतता के आधार पर दोस्तों अगर मैं 1 की बात करूँ, मतलब जितना राज्य है उसमें प्रतिशत के आधार पर, तो याद रखें दोस्तों यहाँ मिजोरम नंबर 1 पे आ जाता है और तब भी अरुणाचल आपका नंबर 2 पे ही रहता है। ठीक है, ये भी याद रखेगा। अगर मैं बढ़ोतरी की बात करूं दोस्तों तो याद रखेगा प्रति वर्ष एक जो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, कि 2,66,000 हेक्टेयर, कितना 2,66,000 हेक्टेयर यहां वनों की वृद्धि हुई है, ऐसा रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, अच्छा आंकड़ा है दोस्तों। विश्व की अगर बात किया जाए, विश्व में सबसे ज्यादा वन किस देश में है, तो ऐसे में याद रखेगा दोस्तों ब्राजील का नाम याद रखेगा, पेरू का नाम याद रखेगा, ब्राजील पेरू। दक्षिण अमेरिका वाले जो देश हैं दोस्तों वहां पर सबसे ज्यादा वन है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अच्छी अच्छी बातें हैं परीक्षा में, इस तरह से कहीं से कुछ भी सवाल बन सकते हैं। फिलहाल के लिए तो तीसरा स्थान भारत का है, इसको पढ़िएगा। और बाकी देखिए दिया भी है, जैसे दोस्तों भारत में जो वन है ये पूरे दुनिया के अगर वन को 100% माना जाए तो भारत में वन कितना है, केवल 2% वन है, कितना 2%। ठीक है, इसी तरह याद रखेगा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, तो याद रखेगा लगभग 24% हिस्सा जो है वो वनाच्छादित है। ठीक है, एग्जैक्ट दोस्तों देखेंगे तो 23 पॉइंट समथिंग है, 23.45 आएगा। ठीक है, 23.45 आएगा या 5-6 आएगा। ठीक है, याद रखेगा ये इस तरह से कुछ आंकड़ा दोस्तों, फिलहाल आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और प्रतिवर्ष दोस्तों 2,66,000 हेक्टेयर जो वन है वो नया जुड़ा है दोस्तों, ये पिछले कुछ सालों से, वो भी याद रखेगा। करा सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन वाले जो देश हैं उसमें आपका ब्राजील देश हो गया, कांगो देश हो गया, ये अफ्रीका का देश है, आपका पेरू देश हो गया, आपका रूस देश हो गया। ये सब देश ऐसे दोस्तों जहां पे बहुत ज्यादा वन है। ठीक है, याद रखेगा। करा ब्राजील की कुल भूमि का 59% दोस्तों क्या है, ये याद रखेगा वन आच्छादित है। हमारे देश में तो 24% है, यहां पर याद रखे 59% है। उसी तरह पेरू में दोस्तों 57% है, कांगो में 56% है, रूस में 50% है, मतलब आधा से ज्यादा यहां पर क्या है, वन है। ठीक है, इसको भी पढ़िएगा। बाकी देखिए और भी दिया है, अगर हम अपने स्टेट की बात करें दोस्तों तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जो कि पूरे भारत में जितना है उसका 11% है। ठीक है, पूरे भारत में जितना वन है उसका 11% वन केवल और केवल मध्य प्रदेश में है। नंबर 2 पर अरुणाचल है राज्य में दोस्तों, इसी तरह से उसका 9% आता है। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, चौथे पे ओडिशा आता है, 5वें पे महाराष्ट्र आता है। वन आवरण की बात कर लें तो पहले पे मिजोरम आता है, दूसरे पे अरुणाचल आता है, तीसरे पे मेघालय आता है, चौथे पे मणिपुर आता है, मतलब पूर्वोत्तर वाले राज्य आते हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़िए, अच्छा पॉइंट है। चलिए इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला सवाल यही है कि आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये कहां पर है, तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य ये आपके आंध्र प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये आपके राजस्थान के बूंदी जिला में है, इसको याद रखिएगा। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। करा किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने टाइगरों की संख्या दोगुना करके दोस्तों पुरस्कार जीता है, तो तमिलनाडु का है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 6,000 बैरल दोस्तों तेल रिसाव हुआ, ये पेरू में हुआ, जिसके वजह से पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई। हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, तो कर्नाटक में किया जा रहा है। एक टायर पार्क बन रहा है दोस्तों, टायर पार्क, ठीक है, वो आपके पश्चिम बंगाल में बन रहा है। ठीक है, चाय पार्क असम में बन रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नागालैंड में बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में बन रहा है, सोलर पार्क आपके वहां पे गुजरात में बन रहा है, बांस औद्योगिक पार्क आपके असम में बन रहा है। ये सब याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, बच्ची है। ठीक है, उसका नाम क्या दोस्तों, याद रखेगा, स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थुनबर्ग नाम है, इनको इसके नाम पे रखा गया। राष्ट्रीय पार्क जलमुर्गी की गणना, किस राष्ट्रीय पार्क में जलमुर्गी की गणना की गई, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क असम में उसमें किया गया। संजय झील आपके दिल्ली में, यहां पर भी गणना की गई। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का आकार बढ़ाकर तिगुना कर दिया, ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में है, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में असम में 6ठे नंबर का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और 7वें नंबर का दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान नए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए थे 2021 में, याद रखेगा। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। एक और नाम है हेमंत सोरेन,
वो दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़िए। 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए बजट में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर दोस्तों कितने प्रतिशत दोस्तों टैक्स लगाने की बातें आई हैं? तो याद रखिएगा यहां पर आया है कि 30% का दोस्तों टैक्स लगाया जाएगा, 30% का टैक्स लगाया जाएगा। आइए क्रिप्टो करेंसी की बात आई दोस्तों, तो मैं आपको कुछ अच्छे सवाल बताता हूं, ठीक है। अगर क्रिप्टो करेंसी यूज करने की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा क्रिप्टो करेंसी यूज करने के मामले में नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा वियतनाम देश है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। और नंबर 2 पर कौन सा देश है दोस्तों? याद रखिएगा भारत देश है। दूसरा सवाल याद रखिएगा, हमारा पड़ोसी जो म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार अभी उसने एक हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को जो क्या दिया है, टेदर नाम की, टेदर नाम की दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया है, वो भी याद रखेगा। एक देश है दोस्तों जिसका नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है? अल सल्वाडोर दोस्तों नाम है। इसने क्या किया दोस्तों? इसने क्रिप्टो करेंसी को राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया। क्या किया दोस्तों? इसने राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया, इसको याद रखेगा। वहीं अगर मैं चीन की बात करूं दोस्तों, चीन की, तो चीन ने क्या किया? इसने मुद्रा की श्रेणी से दोस्तों हटाकर इसको अवैध घोषित कर दिया। चीन वह देश है जिसने अवैध घोषित कर दिया। भारत की जो आरबीआई है ना, यह भी एक क्रिप्टो करेंसी बना रही है जिसका नाम है सीबीडीसी, ठीक है। सीबीडीसी नाम की एक क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार खुद बनाने जा रही दोस्तों, ये भी हम लोग हाल फिलहाल में पढ़े थे, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जागरूकता अभियान के लिए दोस्तों किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो याद रखिएगा यहां ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिताभ बच्चन को। किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को बनाया गया, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल थे जो करंट अफेयर में आज नहीं तो कल, मतलब पिछले 4-5 महीनों में ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे, दिमाग में आता गया, आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलर पढ़ते होंगे, उनको याद भी होगा, आपको याद भी होगा अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से दोस्तों इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पढ़ सकते हैं निर्मला सीतारमण ने बजट में कैसे कैसे चुनौतियों के बारे में बताया, क्या क्या कहा, टेदर कर रहा हूं, ये बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहा, कितना परसेंट? तो 30% फिलहाल के लिए आप याद रखेगा, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी की जो विकास दर कितने परसेंट रहेगी दोस्तों? तो 8 से 8.5% रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया इस बार के बजट में। आईएमएफ ने 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया? पहले तो ज्यादा किया था, अब 9% कर दिया घटा के कि भाई 9% की ग्रोथ रेट ही रखेगा। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक बढ़ने का दोस्तों अनुमान लगाया है? थोड़ा सा ज्यादा, आईएमएफ से 9.2%। स्टेट बैंक ने 9.5%। इसके अलावा दोस्तों माल निर्यात में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। कि कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण 2022 में दिवालिया होने की कगार पर है? तो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों श्रीलंका, वो दिवालिया होने वाला है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 4थे स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.2% जीडीपी रेट का अनुमान लगाया है। भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर दोस्तों ये विदेशी निवेश करने को दर्ज किया है? तो 81.98 बिलियन डॉलर दोस्तों, याद रखिएगा 81.97 बिलियन डॉलर है, इसको याद रखिएगा। इतना एक्सपोर्ट का लक्ष्य जो है भारत ने रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची? जी हां दोस्तों, हम लोग इतने दिनों से मालगाड़ी देखते हैं और कितने ऐसे भारत के अंदर ही दोस्तों राज्य हैं, जगह है जहां पर आज तक रेलवे की सुविधा नहीं थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों थोड़ा दिन पहले से, तो 2013 से दोस्तों यहां काम शुरू कर दिया गया था। रेलवे ने बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों, ऐसा नहीं कि कम पैसा खर्चा हुआ, बहुत पैसा। कितना पैसा दोस्तों? अब तक रेलवे लगभग 14,000 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च कर चुका है इस परियोजना पर, ठीक है। और ये परियोजना भी कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं दोस्तों, यहां पर लगभग 47 सुरंग रेलवे को बनाने पड़े जाकर के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लगभग 150 से प्लस दोस्तों यहां पर क्या है, ब्रिज बनाना पड़ा, ब्रिज बनाना पड़ा, और तब जाकर के दोस्तों 111 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन जो है तैयार किया गया। और पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार दोस्तों मणिपुर को जोड़ा गया। किससे? मणिपुर ना, हाँ ठीक है, मणिपुर, मुझे लगा मेघालय याद आ रहा था, ठीक है। तो मणिपुर को दोस्तों पहली बार ये जोड़ा गया 75 साल बाद जाकर के दोस्तों, ठीक है। अब वहां जाकर कोई मालगाड़ी पहुंच पाई है, उसके पहले भी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आजादी मिली और उसके बाद
चीजें डेवलप हो ही रही थी तो पहाड़ों को काट के बनाना पड़ा, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है। मालगाड़ी दोस्तों इतना दिनों बाद पहुंची है, मणिपुर की बात है दोस्तों, इसको याद रखेगा। और बाकी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे रेल विभाग ने क्या क्या शुरू किया, कैसे कैसे क्या क्या खर्चे हुए, कितना सुरंग बनाना पड़ रहा है, कितने ब्रिज बनाने पड़ रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट और याद रखेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो लगभग 142 मीटर का है वो यहीं पर बनाया जा रहा है दोस्तों, अभी तैयार होने वाला, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, सबसे ऊंचा ब्रिज, ठीक है, 142 मीटर। 1 मीटर में 3 फीट होता है, 3 का गुणा कर लीजिए, 15 तिया 45, 450 फीट ऊंचा ब्रिज। सोचिए कितना बड़ा होगा, 450 फीट ऊंचा ब्रिज है। सोचिए सोचिए दिमाग से, फिर लगेगा कितनी ऊंचाई है। लिख रहा है, पहला तो ये हो गया दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। रेलवे से संबंधित देखिए कुछ अच्छे कलेक्शन लेके मैं आया, रेलवे से कितना अच्छा फिल्टर है ना, स्टडी 91 पे ही ऐसा फिल्टर आपको मिलने वाला है, गजब गजब, ठीक है। तो आइए, रेलवे की बात है तो खूब रेलवे की बात करते हैं, एकदम लाइन से रेलवे 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 वाले क्वेश्चन भरे पड़े, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे, अंगुली पैसे गिनाता हूं आपको, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन था, उसका नाम कर दिया गया टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। आपका वो केवड़िया रेलवे स्टेशन आपके गुजरात में था, उसका नाम बदल कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। पढ़िए ऐसे करके, ठीक है बॉस, ये तो मैं रिसेंट वाला बता दे रहा हूं, ठीक है, इसको पढ़िएगा। करा भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए, बताइए क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव नाम है भाई, क्या नाम है, अश्विनी वैष्णव। करा रेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने पर्यटन के लिए ट्रेन का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट किया। अरे अश्विनी वैष्णव ने स्टार्ट किया। किस राज्य में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया? मध्य प्रदेश में दोस्तों। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया टंटिया मामा। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का दोस्तों निर्माण कर रही है? एक्चुअली पुल नहीं है वो, पूरा उसमें 47 दोस्तों लगभग सुरंग है और लाइन से ढेर सारी ब्रिजें हैं दोस्तों। ये मणिपुर में बनाई जा रही है। वही तो अभी बताया कि पहली बार मालगाड़ी यहां पहुंची है, ठीक है। किस स्टेशन पे पहुंची है? तो रानी गोंडुल्ली स्टेशन है दोस्तों, याद रखेगा, रानी गोंडुल्ली स्टेशन वहां पहुंची है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। कह रहा है नवंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया था? तो पहला पॉड होटल ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दोस्तों वहां तैयार किया गया। हालांकि इस तरह के पॉड होटल आपके बेंगलोर वगैरह में बनाए गए हैं। नवंबर 2021 में आईआरसीटीसी ने तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन रामायण सर्किट में तेलंगाना का एक नया गांव जोड़ा दोस्तों, जिसका नाम है भद्रांचलम, ठीक है। तो ये दोस्तों रामायण सर्किट का हिस्सा है, नया जोड़ा गया है। तो राम जी जहां जहां से होकर गुजरे वहां वहां से एक ट्रेन चलाई जाएगी, ऐसा एक बन रहा है रास्ता। हाल ही में किस देश ने दो बार है दोस्तों, कट करिए। हाल ही में किस देश ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक कॉर्पोरेट टैक्स दोस्तों शुरू करने जा रहा है? उस देश का नाम आपको बताना कौन सा देश है, ठीक है। ये बताइए जल्दी से, आपके सामने देशों के नाम लिखे गए हैं दोस्तों। वह देश है, याद रखेगा, यूएई देश। दोस्तों यूएई देश की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो कंपनियां हैं दोस्तों उनका मुख्यालय इस यूएई देश में, याद रखेगा। और इसीलिए दोस्तों यूएई को टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है भाई। जहां बहुत सारी कंपनियां होंगी वहां ज्यादा से टैक्स तो आएंगे। तो यहां पर दोस्तों एक कॉर्पोरेट टैक्स दिया जा रहा है। भाई कंपनी कोई भी हो, लेकिन एक अमाउंट उसके लिए फिक्स हो जाएगा कि भाई आपको अपने कंपनी के जो लाभ हैं इसका इतना हिस्सा तो देना ही होगा, याद रखेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया दोस्तों यूएई, इसको भी याद रखेगा। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और याद रखेगा, 4.5 दिन का कार्य दिवस लाने वाला दोस्तों, कार्य दिवस लाने वाला जो दुनिया का पहला देश है वह कौन सा? यूएई देश है। मतलब एक सप्ताह में 2.5 दिन की छुट्टी, 4.5 दिन काम करना है। इसी तरह दोस्तों 100% पेपरलेस वाली सरकार कौन सी है दोस्तों? पेपरलेस वाली सरकार मतलब जहां पेपर का यूज नहीं, वो दुबई सरकार है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, दुबई सरकार, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े थे तो ध्यान रखिएगा, यहां आपका यूएई हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। बाकी देखिए बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप चाहें तो उन बातों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो मुद्रा दे रहा है ना, ये वाला देखिए, ये दे रहा ना एईडी, ये क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है, डी फॉर दिरहम हो जाता है। वैसे इसको लिखना चाहिए यूएईडी, लेकिन यहां पर यू साइलेंट हो जाता है तो एईडी लिखा जाता है, याद रखेगा। अरब अमीरात दिरहम बोला जाता है इसको, तो अरब अमीरात। भारतीय मुद्रा दोस्तों अगर इसके आगे देखा जाए तो एक दिरहम में दोस्तों लगभग 20-21 रुपए के आसपास होता है, वो भी आप पढ़िएगा, ठीक है। बाकी यहां पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल दिया गया यहां पर, वो आप जान लीजिए। चलिए देश विदेश से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ लेते हैं।
इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है। तो पहला न्यूज यही है। दूसरा है, हाल ही में किस स्थान पर आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज किया गया दोस्तों? तो वेडल सागर का नाम सुना है, अंटार्कटिका के पास वेडल सागर है, वहां पर आइस फिश कॉलोनी खोजा गया कि मछलियां कॉलोनी बनाकर दोस्तों अपने अंडे दे रही थी, ठीक है। इस तरह का खोज मिला है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या होने वाला दोस्तों? तो पहले तो नाम चेंज किया गया था, मतलब राजधानी शिफ्ट किया गया था, उसका नाम था कालीमंतन। अब उसी कालीमंतन का नाम चेंज करके नुसंतरा रख दिया गया। क्या रखा गया? नुसंतरा। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? जिनका नाम है माया एंजेलो। क्या नाम है? माया एंजेलो। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता किसने संभाला? याद रखेगा, रॉबर्टा मेट्सोला ने संभाला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो फिलीपींस ने लगाया। वही फिलीपींस देश है दोस्तों जहां दोस्तों जिसकी राजधानी मनीला है और जहां से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली? तो फ्रांस ने संभाला है अध्यक्षता। 2021 के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में दोस्तों शामिल हो रहा है? तो यह देश है मिस्र। कौन है? मिस्र है जो ब्रिक्स में शामिल हो रहा है। करा किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादियों पर रोक लगा दिया? वह श्रीलंका देश था। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत कौन से स्थान पर एथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो भारत तीसरे स्थान का दोस्तों आने वाला है और एथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप तो जानते हैं स्टडी 91 पर बेहतरीन कोर्सेज चलते हैं, बेहतरीन क्लास चलते हैं। हमारी जो किताबें दोस्तों ये आपके बीच में आ चुकी हैं। इन किताबों को जाइए मार्केट से परचेज करिए। निवेदन आपसे एक बार देखिए यार स्टडी 91 किताबें लिख रहा है, किताबें तो आप पढ़ते ही होंगे, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आप केवल और केवल ऑनलाइन स्टडी करते हैं, किताबें तो आप पढ़ते होंगे। तो एक बार आप स्टडी 91 की ही किताब लेके देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा भरोसा है, ठीक है। चलिए आज का सेशन फिलहाल दोस्तों ये समाप्त होता है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, किसी भी तरह की दिक्कत है, परेशानी, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज यार लाइक कर दीजिए और जल्दी से आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप किसी भी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो प्लीज आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।